हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर फाइन। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देख लिया था। हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक तो हमने देखा था ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स देखा था हमने। उससे पहले हमने यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स देखा था और ये यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स हमने देख लिया था। फिर हमने ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स हमने देखा था और फिर उसके बाद में हमने देखा था वैल्यू ऑफ यानी गिफ्ट, वाउचर और टोकन। ये सारी बातें हमने देख ली थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास हम आगे बढ़ते हैं हमारी यूट्यूब क्लास नंबर 15 पे। आज हम पहला परक्विजिट्स लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड। अब एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं यह एक क्रेडिट कार्ड है। मान क्या लें, ये है, ये क्रेडिट कार्ड ही है, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है। यह क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के नाम से ले लिया या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के हाउस होल्ड मेंबर को दे दिया। सबसे पहले एम्प्लॉय को दिया। तो इसके दो खर्चे हो सकते हैं साहब। या तो क्या खर्चे हो सकते हैं, या तो क्या करेगा एम्प्लॉय, या तो एम्प्लॉय क्या करेगा, इसके खर्चे इसमें जो खर्चे करेगा वो खर्चे किसके लिए करेगा? ऑफिशियल पर्पस के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? ऑफिशियल पर्पस के लिए करेगा। अच्छा, और नहीं तो क्या होगा? पार्टली ऑफिस, पार्टली पर्सनल, या पूरा पर्सनल। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर 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 कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर एम्प्लॉय को ऑफिस के द्वारा मिला हुआ है या उसके हाउस होल्ड मेंबर को ऑफिस के द्वारा मिला हुआ है और उससे जो खर्चा हो रहा है वह खर्चा एक्सक्लूसिवली ऑफिस पर्पस के लिए हो रहा है, एक्सक्लूसिवली, हाँ जी, एक्सक्लूसिवली ऑफिस पर्पस के लिए हो रहा है, तो वह कोई भी परक्विजिट्स नहीं माना जाएगा। उसकी वैल्यू निल मानी जाएगी। उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? निल मानी जाएगी। और अगर इसके अलावा कोई भी कारण हो, इसके अलावा यदि इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा एम्प्लॉय के द्वारा पर्सनल यूज के लिए लिया जा रहा है, पर्सनल खर्चा किया जा रहा है, या फिर उसके हाउस होल्ड मेंबर्स के द्वारा पर्सनल खर्चा किया जा रहा है, या फिर पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल के लिए किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एंटायर अमाउंट टैक्सेबल होगा। समझ में आ गई बात? हाँ जी, यहां पे ध्यान रखना है। अगर पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल है तो भी पूरा का पूरा अमाउंट एम्प्लॉय के लिए क्या होगा? टैक्सेबल होगा। इसलिए अधिकतर एम्प्लॉय क्या करते हैं? अधिकतर एम्प्लॉय यदि कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड से वह एक्सक्लूसिवली ऑफिस का खर्चा ही करते हैं, अपना पर्सनल खर्चा उससे नहीं करते हैं। अगर थोड़ा सा भी पर्सनल खर्चा कर लिया आपने तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड। तो क्रेडिट कार्ड को हम कैसे देखेंगे कि एक्सपेंसेस इनकर्ड, अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड किया गया, एक्सपेंसेस इनकर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑफिशियल पर्पस के लिए एक्सपेंस इनकर्ड किया है, तो क्या होगा? आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पर्सनल पर्पस या फिर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पस, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड फुल्ली टैक्सेबल। पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। होप क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी आपको समझ में आई होगी। चलिए साहब, अब हम जो बात करेंगे, अब जो हमारी नेक्स्ट बात होगी दैट इज द क्लब मेंबरशिप। ओ हो क्लब मेंबरशिप एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ए क्लब। हाँ जी, किसी क्लब की आपके नाम से मेंबरशिप ले ली गई, किसी क्लब की आपके नाम से, एम्प्लॉय के नाम से मेंबरशिप ले ली गई। जैसे अगर मैं जोधपुर की बात करता हूं तो मारवाड़ क्लब है, सरदार क्लब है, उमेद क्लब है। अगर इनमें से किसी एक क्लब की मेंबरशिप एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के नाम से ले ली, तो अब ये देखा जाएगा कि वह उस क्लब को किस तरह से यूज किया जा रहा है। उस क्लब की मेंबरशिप में यदि एम्प्लॉय एक्सक्लूसिवली फॉर द क्या है? ऑफिशियल पर्पस है। एक्सक्लूसिवली क्या है आपका? ऑफिशियल पर्पस है। अगर एक्सक्लूसिवली आपका क्या है बेटा? ऑफिशियल पर्पस है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में वो टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में वो टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर कुछ और एनी अदर पर्पस है आपका, यानी वही आपका पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल या फुल्ली पर्सनल, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। और उसमें से जितना अमाउंट आप रिइंबर्स कर रहे हो, जितना अमाउंट आप एम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हो, वह अमाउंट आपका वापस क्या हो जाएगा? उसमें से लेस हो जाएगा। ये तो हमारा परक्विजिट्स का तकिया कलाम है साहब। एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट्स। अच्छा, अब मैं बात करता हूं यहां पे। अब देखिए कुछ और बातें इसमें कहें।
यदि कोई क्लब हेल्थ क्लब है, यदि कोई जिम है, हेल्थ क्लब है, स्पोर्ट्स है, जिसमें कि हाँ जी, यदि कोई ऐसा क्लब है जो कि हेल्थ क्लब है, जिम है, स्पोर्ट्स क्लब है और उसकी मेंबरशिप ली गई है या कंपनी के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा वह क्लब मेंटेन किया जा रहा है, कौन कौन सा क्लब? आपका हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब या ऐसा ही कोई दूसरा क्लब, आपका हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब या ऐसा ही कोई दूसरा क्लब, और यह फैसिलिटी सारे एम्प्लॉय को है, यह फैसिलिटी सारे एम्प्लॉय को है। तो ऐसी कंडीशन में यह फैसिलिटी जो सारे एम्प्लॉय को है, तो बेटा जी ऐसी कंडीशन में, इन दैट कंडीशन, वह वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगी, वह वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगी। तो इस चार्ट को मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, आइए समझते हैं। क्लब फैसिलिटी नॉर्मल क्लब फैसिलिटी है। यदि नॉर्मल क्लब फैसिलिटी किसी एम्प्लॉयर के द्वारा किसी एम्प्लॉय को दी गई है, उस पर खर्चा एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया है, तो वह अगर बिजनेस पर्पस के लिए, एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए है, तो वह एग्जेम्प्ट होता है, और कोई भी एनी अदर पर्पस हो तो वो एक टैक्सेबल अमाउंट होता है। और टैक्सेबल अमाउंट कितना? अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, और उसमें से जितना अमाउंट रिकवर कर लिया फ्रॉम एम्प्लॉई। होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, स्पेशल नोट में क्या है आपके पास में? वेयर द एम्प्लॉय, हाँ जी, स्पेशल नोट में क्या है आपके पास में? वेयर द एम्प्लॉयर ऑब्टेन मेंबरशिप ऑफ क्लब इन द नेम ऑफ द, हाँ, इन द हिज नेम, एम्प्लॉय के नाम से, द फीस पेड फॉर एक्वायर फॉर सच मेंबरशिप शैल नॉट बी टैक्सेबल। समझ में आ रहा है बात? हाँ जी, ये क्या पॉइंट कह रहा है मैं आपको बता दूं। सपोज भाविशा इंस्टीट्यूट ने क्या किया, भाविशा इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक मेंबरशिप ले ली क्लब की, एक क्लब की मेंबरशिप ले ली। मान लीजिए मारवाड़ क्लब की मेंबरशिप ले ली, दो मारवाड़ क्लब की मेंबरशिप ले ली, उम्मीद हेरिटेज में वो क्लब है मारवाड़ क्लब, उसकी मेंबरशिप ले ली। किसके नाम से ली है? इंस्टीट्यूट के नाम से ली है। अच्छा, और वहां पे क्या बोला गया कि मेरे यहाँ से हमारे इंस्टीट्यूट के जो भी एम्प्लॉय हैं वो लोग आएंगे तो वो आपके क्लब में एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद में, एंटर करने के बाद में जो भी वो फैसिलिटी अवेल करते हैं उसका पेमेंट वो एम्प्लॉय खुद करेंगे, उसका भाविशा इंस्टीट्यूट पेमेंट नहीं करेगा। सिर्फ एक एंट्रेंस फैसिलिटी, एक एंट्रिंग फैसिलिटी भाविशा इंस्टीट्यूट के मेंबर्स को भाविशा इंस्टीट्यूट ने दिलाई है। अच्छा बताइए, ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयर ने मेंबरशिप किसके नाम से लिया? एम्प्लॉयर ने मेंबरशिप अपने खुद के नाम से लिया, इंस्टीट्यूट ने मेंबरशिप अपने खुद के नाम से लिया है, और उसकी वजह से जो भी एम्प्लॉइज हैं उसके, जो भी उसके टीम मेंबर्स हैं, उनको वहां पे क्या मिल रहा है? एंट्री मिल रही है, उनको वहां पे बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्त मेरे में ध्यान रहे, ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन के अंदर, इन सच कंडीशन ये टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, एम्प्लॉय के लिए ये टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। समझ में आ गया? यस, अगर एम्प्लॉयर ऑब्टेन मेंबरशिप ऑफ द क्लब इन हिज नेम, समझ में आ गया बात, यानी खुद के नाम से ले रहा है, एंड द फी पेड फॉर द एक्वायरिंग सच मेंबरशिप शैल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि मेंबरशिप किसकी है? मेंबरशिप है किसकी? एम्प्लॉयर की। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Expenditure on use of health club sports facility provided for all employees shall not be taxable, shall not be, oh my god, shall not be taxable। समझ में आ रहा है चीज? और साहब लास्ट का तकिया कलाम तो है ही है, एनी अमाउंट रिकवर्ड शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द टैक्सेबल वैल्यू, डेफिनेटली ये तो है ही है। तो अभी हमने क्लब फैसिलिटी देखी, उससे पहले हमने क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देखी, क्लब फैसिलिटी देखी, या हमने क्या, कौन सी फैसिलिटी देखी? क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देखी। हे गाइस, अब जो हम फैसिलिटी देखने जा रहे हैं दोस्त, क्लब फैसिलिटी हो गया हमारे पास में, उसके बाद अब जो हम फैसिलिटी देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये फैसिलिटी हर कोई अवेल करना चाहता है, हॉलीडे फैसिलिटीज। मान लो क्लब महिंद्रा है, आप उसमें जॉब कर रहे हैं, क्लब महिंद्रा के सब जगह पे उसके क्या हैं? उसके रिसॉर्ट्स हैं, उसके होटल्स हैं। अच्छा, वो फैसिलिटी आपको दे रहा है, तो इस फैसिलिटी का नाम मैंने दिया है हॉलीडे फैसिलिटी। Value of traveling, touring, accommodation and any other expenses paid or borne or reimbursed by the employer for any holiday availed or by the, for any holiday availed off कर दिया किसने भैया? by the employee or any member of his household।
मान लेते हैं आप क्लब महिंद्रा के एम्प्लॉई हैं और क्लब महिंद्रा के आप एम्प्लॉई हैं, और उसने क्या किया, उसने आपको दे दिया कि एक टूर का पैकेज दे दिया कि जाओ जाओ जी लो अपनी जिंदगी, हाँ जी जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अच्छा, अब इसमें भी अलग अलग चीज होती है, जैसे कि क्लब महिंद्रा जो है अपने सारे एम्प्लॉइज को, अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सारे एम्प्लॉइज को क्या देता है, एक पैकेज देता है, साल में एक बार पैकेज देता है, जाने घूमने फिरने का, वहां ठहरने का, खाने पीने का सारा कार्यक्रम क्लब महिंद्रा के द्वारा संपन्न किया जाता है, वो वहां पे उसका पूरा पूरा चार्ज देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ना, अब देखिएगा इसमें अलग अलग कंडीशन है, मैं पहली कंडीशन पढ़ता हूं। Where such facility is maintained by the employer, यानी क्लब महिंद्रा खुद फैसिलिटी मेंटेन कर रहा है, and is not available uniform to the all employees, यानी ये फैसिलिटी सारे एम्प्लॉयज को एक साथ में अवेलेबल नहीं है। इससे पहले मैंने जो बात कही है, मैंने ये वाली बात कही है, where such facility is available uniformly to all employees, मतलब क्लब महिंद्रा फैसिलिटी दे रहा है, साल में एक बार सबको घूमने का मौका दे रहा है, और ये फैसिलिटी अपने सारे एम्प्लॉय को दे रहा है, चपरासी से लेके एमडी तक सबको दे रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल वैल्यू होगा, लेकिन कौन सा वैल्यू टैक्सेबल होगा, दैट इज अमाउंट एक्चुअली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, अमाउंट एक्चुअली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को उसके लिए क्या खर्चा करना पड़ा, एम्प्लॉयर को उसके लिए क्या खर्चा करना पड़ा, क्लब महिंद्रा को उसके लिए क्या खर्चा करना पड़ा, तो दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट टू एम्प्लॉई, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, सॉरी कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, कि जो एम्प्लॉयर को कॉस्ट पड़ा, जो एम्प्लॉयर को कॉस्ट पड़ा, वह एम्प्लॉयर को जो कॉस्ट पड़ा है, एम्प्लॉयर की पॉकेट से जो खर्चा हुआ है, वह खर्चा किसके लिए, टैक्सेबल परक्यूजिट्स की वैल्यू मान ली जाएगी, एम्प्लॉय के लिए वैल्यू मान ली जाएगी। समझ में आ गया? अच्छा साहब, अगर ये फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज, मतलब कुछ बड़े लेवल के लिए, यानी मैंने कह दिया कि डीजीएम लेवल के लिए, जीएम लेवल के लिए, वहां तक के जो एमडी है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जीएम है, बड़े बड़े लोगों के लिए ही वो फैसिलिटी है, बाकी और सभी एम्प्लॉयज के लिए फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में टैक्सेबिलिटी का वैल्यू क्या आएगा, ऐसी कंडीशन में टैक्सेबिलिटी का वैल्यू आएगा, आप यह देखें, सपोज क्लब महिंद्रा ने क्या किया, क्लब महिंद्रा ने लेह लद्दाख में एक अपने जितने भी एमडीज हैं, या जितने भी एमडी हैं, जितने भी उनके प्रेसिडेंट हैं, जितने भी जीएम हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, उनको एक फैसिलिटी दी हुई है कि लेह लद्दाख का एक उनका रिसोर्ट है, और उनकी बाहर भी कोई रिसोर्ट्स हैं, वहां पे वो साल में एक बार जाके स्टे कर सकते हैं। तो टैक्सेबल परक्यूजिट्स वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू क्या मानी जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू वह मानी जाएगी कि अगर ये क्लब महिंद्रा ये फैसिलिटी किसी और अपने कस्टमर को देता, अगर क्लब महिंद्रा ये फैसिलिटी किसी और कस्टमर को देता, अपने कस्टमर को देता, अपने क्लाइंट को देता, तो उससे क्या अमाउंट चार्ज करता, वह अमाउंट एक टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा इन सारे स्पेशल एम्प्लॉयज के लिए, इन सारे स्पेशल कैटेगरी के एम्प्लॉयज के लिए। ध्यान रहे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहा, ये कोई भी हो सकता। समझ में आ रही है बात? तो अगर कोई फैसिलिटी एम्प्लॉयर के द्वारा मेंटेन की जा रही है, जैसे हॉलिडे होम से अगर कोई फैसिलिटीज एम्प्लॉयर के द्वारा मेंटेन की जा रही है, और वह फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने सारे एम्प्लॉय को दे रहा है और एम्प्लॉय उसको अवेल कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर या कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर को घर में वो फैसिलिटी कितने में पड़ी। और अगर वो कुछ स्पेशल कैटेगरी के एम्प्लॉयज को ही दी जा रही है, सारे एम्प्लॉय को यूनिफॉर्मली अवेलेबल नहीं है, तो फिर कॉस्ट की बात नहीं करते हैं। वह फैसिलिटी एम्प्लॉयर जो है अपने दूसरे कस्टमर को किस रेट पे देता है, यानी सेलिंग प्राइस। सीधी सी बात है। अब अगर हम बात करें तो कॉस्टिंग की बात करें, तो एक में तो क्या होगा, कॉस्ट वैल्यू जो है वह टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा, और दूसरे में क्या है, सेलिंग प्राइस जो है वह टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। मैं समझने के लिए लिख देता हूं, यहां पे तो क्या है, यहां पे है सेल प्राइस, यहां पे क्या है, उस प्रोडक्ट को, यानी हम कितने में आगे सेल करते, उस प्रोडक्ट को हम कितने में आगे सेल करते, तो सेल प्राइस यहां का वैल्यू क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और यहां पे क्या वैल्यू हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। गाइस ये क्या कह रहे हैं, वेयर सच फैसिलिटीज मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि
एम्प्लॉयर फैसिलिटी मेंटेन नहीं करता है, लेकिन एम्प्लॉय बाहर जाता है, बाहर जाता है, ऑफिस टूर के लिए जाता है। मान लेते हैं कि मैं जब ऑफिस में काम करता हूं, मैं किसी जॉब में कहीं भी किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं, और उस कंपनी ने मेरे को क्या भेजा, उस कंपनी ने मेरे को ऑस्ट्रेलिया भेजा। ऑफिशियल टूर है साहब, प्योरली ऑफिशियल टूर है। तो जो भी खर्चा कंपनी करेगी, क्या उसका बेनिफिट मुझे हो रहा है? क्या नहीं, उसका बेनिफिट किसको हो रहा है? कंपनी को हो रहा है। तो कंपनी, तो वो मेरे लिए टैक्सेबल नहीं रहेगा। तो उससे फिर यहां पे आया है क्यों? सुनो तो सही मेरी बात। अब देखो, अब क्या हो गया, अब मैंने क्या किया, अब जब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो मेरी मैडम बोली कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं मैडम। मैं भी चलूंगी। अब होम मिनिस्ट्री के आगे किसकी चली साहब? मैंने कहा ठीक है चलो। अब लेकिन ऑफिस में अपनी चलती है साहब, घर में नहीं चले अलग बात है, ऑफिस में अपनी चलती है। मैंने ऑफिस में बोला कि सर अगर मेरे को भेजना है तो मेरी बीवी भी साथ जाएगी, मोहतरमा जो है वो भी साथ जाएगी, उनके अलावा मैं नहीं जा सकता क्योंकि परमिशन नहीं है। बोला ठीक है चलो। ऑफिस को पता है ये काम का बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जा ले जा, अपनी बीवी को भी साथ में ले जा। उन्होंने मेरे और मेरी बीवी के सारे खर्चे उन्होंने वहन किए, उन्होंने बियर किए। होता है, ऐसा होता है, कभी कभी होता है। हाँ जी। और उन्होंने मेरी और मेरी वाइफ के खर्चों को बियर किया। अब देखिएगा, समझिएगा, ऑफिस के टूर पे कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूं, लेकिन साथ में और कौन मेरे साथ में हो रहा है? और कौन मेरे साथ में चल रहा है? मेरी वाइफ चल रही है। क्या वो ऑफिस का खर्च, क्या वो ऑफिशियल टूर है क्या मेरी वाइफ के लिए? नहीं। क्या ऑफिस के काम को ढंग से करने के लिए मेरी वाइफ का जाना जरूरी है क्या? ऑफिस के नजरों से देखो, पर्सनल नजरों से तो हाँ जरूरी है, क्योंकि अगर वो चलेगी तो सेटिस्फेक्शन रहेगा, वो चलेगी तो भैया मन में शांति रहेगी, तो ढंग से काम करने देगी। नहीं तो इंडिया बैठे बैठे वो अपना रिमोट चला देगी। एनीवेज, तो अगर यहां पे मैं बात कहूं तो इन दिस कंडीशन ऑफिशियल टूर के लिए साथ में मैंने अपनी बेटर हाफ को भी साथ में ले लिया, यानी ऑफिस वाले मेरा खर्चा तो कर ही रहे हैं, साथ में मेरे किसी घर वाले का खर्चा भी कर रहे हैं। तो इसमें टैक्सेबल वैल्यू आएगी, और टैक्सेबल वैल्यू कौन सी आएगी? वह अमाउंट जो मेरे एम्प्लॉयर के द्वारा खर्च किया जा रहा है, वह अमाउंट जो मेरे एम्प्लॉयर के द्वारा स्पेंड किया जा रहा है मेरे हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए, मेरे घरवाले के लिए, मेरे घरवाली के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है वह मेरे लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। और क्योंकि मेरे ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है वो तो ऑफिस के लिए है, वो तो उसका बेनिफिट तो ऑफिस को होगा। समझ में आ रही है बात? तो देखिए, where the employee is an official tour and the expenses are incurred in respect of any member of his household accompanying him, any member of his household. तो taxable value क्या होगा? The amount of the expenditures so incurred by the employer in respect of such member of household, यानी अपना खर्चा नहीं साहब, अपने साथ में जो चल रहा है उसका खर्चा भी एम्प्लॉयर वहन कर रहा है, वो खर्चा टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, अब समझिए, हम सब एक वीक के लिए घूमने गए, एक वीक के लिए मेरा ऑफिस का काम था। अब एक वीक ऑफिस का काम हो गया। मैंने अपने बॉस को कॉल किया, मैंने कहा, मैंने अपने ऑफिस में कॉल किया, मैंने कहा सर मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, मैं अब काम तो हो गया है, लेकिन अब चूंकि मैं आ ही गया हूँ, मेरी मोहतरमा भी मेरे साथ पे है, तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं अब थोड़ा सा अपना पर्सनल वैकेशन मैं अपना यहाँ बिताना चाहता हूँ। मुझे अगला एक वीक मुझे छुट्टी, मैं अपनी छुट्टियों पे यहाँ पे और थोड़ा सा घूमना चाहता हूँ। तो वे एनी ऑफिशियल टूर, अब क्या हो गया, वो ऑफिशियल टूर तो था, लेकिन अब ये एक्सटेंड क्या हो गया? एज ए वैकेशन। समझ में आ रही है? अब समझे। अब जो अगले 7 दिन, मान लेते हैं अगले 7 दिन का वैकेशन पीरियड है, अगले 7 दिन का वैकेशन पीरियड है। अब अगले 7 दिन के वैकेशन पीरियड में क्या हुआ? अब वो खर्चा, अगर वो खर्चा, अच्छा मैंने अपने ऑफिस को कह दिया सर इस वैकेशन पीरियड का खर्चा भी आप कर दीजिए, और मेरा ऑफिस मान भी गया। समझो, अब अगर वैकेशन पीरियड का जितना भी खर्चा आपका एम्प्लॉयर करता है, वैकेशन पीरियड का जितना भी खर्चा आपका एम्प्लॉयर करता है, वह सारा का सारा खर्चा एक तरह से टैक्सेबल परक्विजिट्स माना जाएगा, क्योंकि अब इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, इसका बेनिफिट पर्सनल एम्प्लॉय को मिल रहा है, एम्प्लॉयर को नहीं मिल रहा। सो ध्यान रहे, द वैल्यू विल बी लिमिटेड टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर in relation to such extended period of stay or vacation of a employee. अब हाँ जी,
अब एम्प्लॉय के लिए खर्चा करे या उसके हाउस होल्ड मेंबर्स, देखो हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए तो पहले ही टैक्सेबल था, हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए तो पहले ही टैक्सेबल था। अब जो एम्प्लॉय पे खर्चा किया जा रहा है वो भी टैक्सेबल है। हाउस होल्ड वाले तो टैक्सेबल है ही है, लेकिन अब जो एम्प्लॉय पे खर्चा किया जा रहा है मेरे दोस्त वो भी टैक्सेबल है, ध्यान रहे। यस, घूमने गए साहब, होता है, बहुत ऐसा होता है बेटा, बहुत होता है। यस, जब तुम एक अच्छी कंपनी पे अच्छे ओहदे पे काम करोगे ना, ये सब चीजें आएगी, चिंता ही ना करें। ठीक है, चलिए, इन एनी अदर केस where such facility is given to the employee or any member of his household is sum equal to the amount of the expenditure incurred by the employer। बाकी इसके अलावा कोई भी फैसिलिटी होती है, आप घूमने जा रहे हैं और घूमने जा रहे हैं, वहाँ के सारे खर्चे, वहाँ के सारे, चाहे होटल के हैं चाहे वहाँ पे रेस्टोरेंट के हैं, वहाँ के सारे खर्चे आपका एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। तो जितना भी खर्चा उसने किया, जितना भी एक्सपेंस उसने इनकर्ड किया, वो बेटा आपके लिए यानी एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। समझ में आ गई चीज़? यस सर, समझ में आ गई। थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। हॉलीडे होम फैसिलिटी, हॉलीडे फैसिलिटी, यदि ये फैसिलिटी किसके द्वारा मेंटेन की जा रही है, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर और नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू एम्प्लॉय, तो यानी ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर खुद किस में है, हॉलीडे होम्स में है। एम्प्लॉयर जैसे कि आपका क्लब महिंद्रा, तो क्लब महिंद्रा यह फैसिलिटी किसी और कस्टमर को किस रेट पे अवेलेबल करवाता, वह रेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। चिंता ना करें, सब कुछ दिया होगा क्वेश्चन में। उसके बाद में अगर वह फैसिलिटी सबको यूनिफॉर्मली अवेलेबल है तो भैया कॉस्ट, एम्प्लॉयर को क्या कॉस्ट लगती है, वह कॉस्ट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल परक्यूजेस की वैल्यू हो जाएगी। हम ऑफिस के टूर के लिए गए, नो टैक्सेबिलिटी, लेकिन ऑफिस टूर के साथ में हमारा कोई घरवाला साथ में आ गया तो घरवाले पे जो खर्चा किया जा रहा है हमारे एम्प्लॉयर के द्वारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। यदि हम ऑफिस के टूर के लिए गए थे और हमने उस टूर को एक्सटेंड कर दिया एज ए वैकेशन, तो ऐसी कंडीशन में जो वैकेशन पीरियड का जो खर्चा है वो एम्प्लॉय के लिए जो खर्चा एम्प्लॉयर ने किया वो भी टैक्सेबल होगा, हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए किया वो तो होगा ही होगा। अब तो एम्प्लॉय का खर्चा भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इसके अलावा कोई और कंडीशंस भी होती है, चाहे आप हॉलीडे होम्स में काम नहीं कर रहे हो, आप कहीं पर भी काम कर रहे हो और आपका एम्प्लॉयर आपको एक हॉलीडे की फैसिलिटी देता है, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, एक सप्ताह घूम के आ जा, अपने घरवाली को भी साथ में ले जा। वो अलग बात आप किसको ले जाते हैं, लेकिन आप किसी को साथ ले जाते हैं, घूम के आते हैं, एकदम फ्रेश माइंड के साथ में वापस आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बेटा जी क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो भी खर्चा आपके एम्प्लॉयर ने किया है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। दिस इज कॉल्ड द हॉलीडे फैसिलिटी। होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब हम बात करते हैं, हालांकि फ्री फूड। अब देखिए, हम घूमने के लिए गए, क्लब में गए, घूमने के लिए गए, तो वहाँ पे फ्री फूड की बात तो करेंगे ही करेंगे। आइए, फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बिवरेजेस का मतलब एक तरह से खाना ही है, नॉन एल्कोहलिक, एल्कोहल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस किया, हम सबको समअप यहाँ पे किया हुआ, एक साथ में लेके आए हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, टी और स्नैक्स है, टी स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। अगर आपने टी और स्नैक्स, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टी और स्नैक्स देता है, नाश्ता पानी देता है, वो अलग बात है, हम नाश्ते को भी खाने की तरह करते हैं, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन नाम क्या है, टी और स्नैक्स है, और तो भैया कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। और टी और स्नैक्स कब देने चाहिए, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। 10 से 6 का ऑफिस टाइम है, 10 से 7 का ऑफिस टाइमिंग है, 9 से 7 का ऑफिस टाइमिंग है, उसके दौरान मैं अपने एम्प्लॉय को चाय पिला रहा हूँ, कुछ नाश्ता दे रहा हूँ, तो उनके लिए कोई भी टैक्सेबल, इतना छोटा नहीं हो जाना, उसके लिए टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। समझ में आ गई चीज़? हाँ जी। उसके बाद में क्या है, फ्री फूड, खाना दे रहे हैं आप, और नॉन एल्कोहलिक बिवरेजेस ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। अब आप खाना दे रहे हैं, वर्किंग आवर्स में खाना दे रहे हैं, वो खाना कहाँ दे रहे हैं, रिमोट एरिया में दे रहे हैं। आपका ऑफिस रिमोट एरिया में, साला यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आपका ऑफिस है, या ऑफशोर इंस्टॉलेशन है, कहीं ऑफशोर इंस्टॉलेशन यानी कि शहर से भी कहीं दूर, कुल मिला के रिमोट एरिया में आपका ऑफिस है। साइट पे आपका रिमोट एरिया है, बहुत दूर आपकी साइट चल रही है, वहाँ पे आपका ऑफिस है, और वहाँ पे आप खाना दे रहे हैं, तो कौन सा निहाल कर रहे हैं भाई साहब, खाना तो देना पड़ेगा ना। अगर एम्प्लॉय से काम करवाना है तो बेटा खाना तो देना पड़ेगा ना, कौन सा निहाल करवा रहे हो वहाँ पे, बेचारा इतना दूर आके तुम्हारे काम भी तो कर रहा है, तो फिर उसके लिए कोई भी टैक्सेबिलिटी वैल्यू नहीं है, नो टैक्सेबल वैल्यू, चाहे कितने रुपए का भी खाना दो। हाँ जी, कितने रुपए का भी खाना दो। अब फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। अब यानी वर्किंग आवर्स, इसके अलावा ये रिमोट एरिया है या ये नहीं है, ये रिमोट एरिया वगैरह नहीं है, ये नॉर्मली है, जोधपुर के किसी कोने में नहीं है, एकदम बीच बाजार में है, या शहर के बीच में ही है,
तो वो कहाँ दिया जा रहा है? एट ऑफिस बिजनेस प्रीमाइसेस, एट ऑफिस बिजनेस प्रीमाइसेस। या क्या कहते हैं, कभी कभी क्या होता है, एक वाउचर्स भी दे देते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा मैंने मैकडॉनल्ड के वाउचर्स दे दिए, हाँ मैंने फूड वाउचर्स दे दिए, या मैंने जिप्सी की थाली के वाउचर्स दे दिए, मैंने कहा ये लीजिए वाउचर्स, वहाँ जाके आप अपना आराम से खाना वगैरह खाइए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वह टैक्सेबल नहीं होगा, वह टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? कब तक टैक्सेबल नहीं होगा? वह टैक्सेबल की वैल्यू नहीं लाएगी। कब तक नहीं लाएगी? हालांकि ये डिस्कस कर चुके हैं। इफ द वैल्यू देयर ऑफ इज आइदर इन केस एज अप टू 50 रुपये पर मील तक होगा। अब क्या करें बेटा, 50 रुपया पर मील लिखा है, कुछ नहीं आता, वड़ा पाव भी नहीं आता होगा आज की डेट में 50 रुपये में, लेकिन 50 रुपया है तो हमें यही पढ़ना है। अगर उसकी वैल्यू अगर वैल्यू 50 रुपये पर मील तक है, तब तो क्या टैक्सेबिलिटी है? तब तो कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। और अगर अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 रुपीज़ पर मील है, तो फिर वह वैल्यू क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। 50 से ज्यादा है, सपोज कीजिएगा आपने 150 रुपए का खाना दिया, तो 50 रुपए तक तो आपको एग्जम्प्ट करना, बाकी का 100 रुपया आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी का 100 रुपया आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गई चीज? हाँ। इन एनी अदर केस में क्या होगा? वर्किंग आवर्स नहीं है, फिर भी एम्प्लॉयर ने आपको खाना खिला दिया, ठीक है। हालांकि ये बहुत कम काम आता है, प्रैक्टिकल जीवन में तो कभी कहीं पर भी काम नहीं आता, ठीक है। फिर भी ये दिया हुआ है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इन एनी अदर केस एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, और वो हमारा तकिया कलाम तो है ही है, एज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ एनी पेड बाय द एम्प्लॉई। समझ में आ रही है चीज़? होप यू अंडरस्टूड। क्लियर है ना ये बात? तो इसके लिए एक चार्ट भी दिया हुआ नीचे देखिएगा। फूड फैसिलिटी, टी स्नैक्स है, अपने तो इसी में राजी हैं सर, अपन तो मंगाओ टी और स्नैक्स मंगाओ, अपने तो क्यों भैया अमन मंगाओ साहब, मंगाओ अपने तो। हाँ, अपन सैंडविच, ग्रिल सैंडविच मंगाना सर, ग्रिल सैंडविच। हाँ, और अदिति मेथी का पराठा मंगाएंगे तेरे लिए, चिंता मत कर। हाँ जी। सो टी स्नैक्स निल ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स होना चाहिए। फ्री फूड और नॉन एल्कोहलिक ब्रेवरेजेस ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, हाँ जी। अगर रिमोट एरिया में है आपका, एट रिमोट एरिया ऑफशोर यूनिट है आपका, निल है। और अगर आपका कहाँ है, दूसरी जगह पे यानी बिजनेस प्रीमाइसेस में है, लेकिन रिमोट एरिया में नहीं है आपका बिजनेस, तो 50 रुपये तक क्या है? एग्जम्प्ट है। उसके बाद में क्या है? टैक्सेबल है। और अगर कोई और दूसरा केस होता है, तो कोई भी अमाउंट इनकर्ड किया है एम्प्लॉयर ने, वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। उसमें से क्या लेस हो जाएगा? अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। खूब आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बहुत सिंपल पॉइंट है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हम और अच्छा आपको समझ में आएगा। अभी भी समझ में आ गया होगा ना? ध्यान दें, अपना टेंशन के साथ बैठे साहब, यस, पूरे टेंशन के साथ बैठे। अब आ रहा है एक स्पेशल पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पर पूरा फोकस करें, पूरा ध्यान दें। वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी का आप पे दिल आ गया। अरे दिल आ गया मतलब, मेरी बात समझो यार, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वह कंपनी आपको शेयर्स दे रही है, वह कंपनी आपको शेयर्स दे रही है, फ्री में शेयर्स दे रही है, ले जाओ जी, लुटा दिया तुम पे मैंने खजाना, तू भी क्या याद रखेगी जाने जाना। यानी फ्री में शेयर्स दिए जा रहे हैं आपको। जी सपोज कीजिएगा आप इन्फोसिस में काम करते हैं, या रिलायंस में काम करते हैं, या मारुति में काम करते हैं, और उस कंपनी में काम करते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर जो है वह आपको 100 शेयर्स फ्री में दे देता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें बहुत सिंपल दिमाग लगाएं कि कितने का बेनिफिट हमको आज मिला है, कितने का बेनिफिट हमको आज मिला है। सपोज मारुति के एक शेयर्स की रेट 4000 रुपीज, हालांकि अभी आई थिंक 5000 के आसपास चल रही होगी। मान लेते हैं कि 100 शेयर्स, 100 शेयर्स मारुति के आपको मारुति की कंपनी ने फ्री में दे दिए, तो कितने का बेनिफिट हुआ? 5000 एक का प्राइस है, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 5 लाख रुपए का वह टैक्सेबल वैल्यू आपके परक्यूजिट्स में आ जाएगा। परक्यूजिट्स की टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? 5 लाख। इसमें सिंपल, एकदम दिमाग को सिंपल रखना है। क्या करना है कि भैया कितने का बेनिफिट मुझको मिला, हाँ कितने का बेनिफिट मिला ये आपको चेक करना है। वह बेनिफिट की वैल्यू क्या होगी वो अभी हम देखेंगे। अब इसी केस में यदि सपोज करो 2 लाख आपसे रिकवर कर लिए जाते, मारुति बोलती हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, हम आपको 100 शेयर्स दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आप खुशी खुशी देते, ये लीजिए 2 लाख और बदले में लाइए 5 लाख का माल, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी होती? 3 लाख, क्योंकि आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है? 3 लाख। एनी अमाउंट रिकवर्ड, हमारा तकिया कलाम है साहब, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय विल बी सब्सट्रैक्टेड, विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द
वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट्स। होप यू अंडरस्टूड। हाँ जी, तो ये एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉय सबसे पहले इसमें क्या होता है, अब थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज के साथ में समझते हैं, ये आपको समझ में तो आ गया होगा। आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, आप चाहे तो उस ऑप्शन को अवेल करें, चाहे तो ना करें, आपकी इच्छा। आपको ये ऑप्शन दिया गया 1 जनवरी 2020 को, आपको ये ऑप्शन दिया गया कि भैया जी अगले 3 महीने में, भैया जी अगले 3 महीने में आपको यह एक ऑप्शन दिया जाता है कि हम आपको ये शेयर्स दे रहे हैं, हम मारुति कंपनी के शेयर्स आपको दे रहे हैं, और आपको अगर लेना हो, मार्केट में रेट अभी इसकी 5000 है, और अगर हम आपको दे रहे हैं सपोज 2000 में वो शेयर्स देंगे, आपको लेना हो तो आप हमें बता दें। 1 जनवरी को ये ऑफर आया सबके पास में। 15 जनवरी को आपने क्या बोला, 15 जनवरी को आपने कहा कि यस सर हमें भी ये लेना है, हम भी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हम ये शेयर्स लेना चाहते हैं। तो 15 जनवरी की डेट को आपने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, उस ऑप्शन को आपने एक्सेप्ट किया। समझ में आ गई बात? तो उस दिन आप देखना कि उस दिन मार्केट में क्या वैल्यू है, उस दिन मार्केट में क्या वैल्यू है। अब कौन सी वैल्यू देखेंगे? अब मार्केट की वैल्यू देखेंगे। देखिए, अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है, समझिएगा, अब इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड की जाएगी? अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है, लिस्टेड शेयर्स इन इंडिया, तो एवरेज निकालते हैं। एवरेज किसका निकालते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। सपोज उस दिन आपका क्या था? उस दिन आपका मंडे था। मंडे को आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, मंडे को आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का मतलब उसको एक्सेप्ट किया। तो ओपनिंग में मारुति की प्राइस जो थी, ओपनिंग में मारुति की प्राइस 5000 थी। ओपनिंग में मारुति की प्राइस कितनी थी? 5000 थी। और क्लोजिंग में जब मार्केट क्लोज हुआ तो उसकी प्राइस थी 6000 प्राइस थी, 1000 बढ़त हो गई। ओह यस, तो आपके लिए फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी? डिवाइड बाय 2। तो आपके लिए फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी? दैट इज 5500। तो आपके लिए बेनिफिट कितना होगा? 5500 इंटू क्या करेंगे हम? इंटू 100। तो कितना आ जाएगा आपका? ये आपके पास में आ जाएगा, ये देखिएगा, ये वैल्यू आपके पास में आ गई। तो कितने का बेनिफिट हो रहा है आपको? 5,50,000 का बेनिफिट हो रहा है। इसमें से आपने कितना अमाउंट दे दिया, आपसे रिकवर कितना हो रहा है? 2 लाख हो रहा है। तो आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी? टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5 लाख। होप यू अंडरस्टूड। ये बात समझ में आई होगी। ये आपकी एवरेज प्राइस थी, 100 शेयर्स आपको मिले, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई? आपका बेनिफिट का वैल्यू कितना हो गया? 5,50,000। उसमें से आपसे रिकवर कितना किया गया? 2 लाख। तो ये बेटा 3.5 लाख रुपया आपका टैक्सेबल वैल्यू आ गया परक्विजिट्स का। होप यू समझ में आ गया होगा। होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए कि मारुति का शेयर्स एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, एक से ज्यादा। इफ शेयर्स आर लिस्टेड ऑन मोर देन 1 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मारुति का शेयर्स एनएससी में भी लिस्टेड है और बीएससी में भी लिस्टेड है। तो हम कौन से अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में हल्का फुल्का प्राइस का डिफरेंस रहता है, 1-2 रुपए का प्राइस का डिफरेंस रहता है। तो हम उस मंडे की प्राइस लेनी है। मंडे को हमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, उसकी प्राइस लेनी है, ओपनिंग और क्लोजिंग लेनी है, स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना है। लेकिन अब कौन से स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस लूं? मैं बीएससी की लूं या एनएससी की लूं? तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कहता है कि उस दिन चेक करो, मंडे को चेक करो कि हाईएस्ट क्वांटिटी कहां पे ट्रेड हुआ है, हाईएस्ट मारुति के शेयर्स कहां पे लिए और बेचे गए, हाईएस्ट बीएससी में कितने वॉल्यूम यानी क्वांटिटी बीएससी में कितने क्वांटिटी के शेयर्स का ट्रेड हुआ मारुति का, एनएससी में कितने शेयर्स का ट्रेड हुआ मारुति का, कितनी क्वांटिटी के शेयर्स का ट्रेड हुआ मारुति का। जिस स्टॉक एक्सचेंज में हाईएस्ट ट्रेड हुआ है उस स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू ले लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो इतनी एवरेज प्राइस आ जाएगी। होप यू अंडरस्टूड। मान लेते हैं कि बीएससी में ज्यादा हुआ और बीएससी का ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस यही है, तो आगे वाला काम यही करना है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच हैव द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग, ओके, समझ में आया? अच्छा साहब, मैंने तो सैटरडे को एक्सरसाइज किया सर, मैंने तो ऑप्शन सैटरडे को लिया और सैटरडे को तो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है मार्केट बंद रहता है, तो मैं क्या करूं? तो अगर आपने किसी ऐसे दिन आपका ऑप्शन एक्सरसाइज किया है जिस दिन मार्केट में ट्रेड ही नहीं हुआ या मार्केट क्लोज है,
समझ में आ रही है? तो आपको देखना पड़ेगा इससे जस्ट पहले की क्लोजिंग डेट देखनी पड़ेगी, क्लोजेस्ट डेट देखनी पड़ेगी। यानी फ्राइडे को लिया तो आपने सैटरडे को लिया तो सैटरडे को तो मार्केट बंद था, तो सैटरडे के मार्केट बंद था तो उसकी वैल्यूएशन फ्राइडे के हिसाब से की जाएगी। द क्लोजेस्ट डेट, क्लोजिंग प्राइस, समझ में आ रही? क्लोजिंग प्राइस और एनी इफ नो ट्रेडिंग, क्लोजिंग प्राइस ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन क्लोजिंग डेट। होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे एवरेज प्राइस नहीं है, पहले एवरेज प्राइस नहीं है। यस, यदि आप उस डेट को ऑप्शन एक्सेप्ट करते हैं जिस दिन मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तब तो आप क्या लेंगे? तब तो आप लेंगे एवरेज प्राइस। और यदि आप उस दिन ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या ऑफर को एक्सरसाइज करते हैं जिस दिन मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा, तो उस दिन क्या करेंगे मेरे दोस्त? उस दिन क्या करेंगे? तो उस दिन का जस्ट पहले का दिन देखें और वहां की क्लोजिंग प्राइस ले लें। वहां की क्या प्राइस ले लें? क्लोजिंग प्राइस ले लें। समझ में आ गई बात? चलिए, अब कभी कभी क्या होता है, अब सपोज करो प्राइवेट कंपनी है, छोटी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, या कोई सिक्योरिटी लिस्टेड ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी क्या है? लिस्टेड ही नहीं है, और वो हमको मिली है, वो एम्प्लॉय को मिली है। तो नॉन लिस्टेड सिक्योरिटीज एम्प्लॉय को मिल रही है। सपोज आप XYZ लिमिटेड में काम कर रहे हैं और उसके MD ने, यानी उस कंपनी ने आपको बोला कि हम आपको अपनी कंपनी के 100 शेयर्स देते हैं साहब। अब तो क्या आप लेने से मना कर दोगे? नहीं सर, आपकी कंपनी तो लिस्टेड ही नहीं है, तो हम तो लेंगे ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता, हम वो भी लेंगे। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसकी वैल्यू मर्चेंट बैंकर डिसाइड करते हैं। ये मर्चेंट बैंकर क्या होता है? ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो कंपनी का वैल्यूएशंस करते हैं। यह प्रोफेशनल्स होते हैं जो कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं और कंपनी की वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो अनकोटेड अनलिस्टेड शेयर्स जो होते हैं, तो वैल्यू डिटरमाइंड बाय मर्चेंट बैंकर ऑन द स्पेसिफाइड डेट। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ये? अच्छा, स्पेसिफाइड डेट क्या हो सकती है? डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। आप यहीं तक ध्यान रखें, डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन आपने को यहीं तक ध्यान रखना है। दैट्स इट। इस अनकोटेड में आपने को यहीं तक ध्यान रखना है, बाकी भले हटा दो आप। तो अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, या ऐसा कोई भी आपका सिक्योरिटी है जो कि लिस्टेड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में उसका प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मर्चेंट बैंकर डिसाइड करेगा। एक मर्चेंट बैंकर एक वैल्यूएशन है, एक वैल्यूअर है, वैल्यूएशन ऑफिसर है। समझ में आ गई बात? चल, होप यू अंडरस्टूड। ये पॉइंट आराम से समझें, बहुत अच्छा पॉइंट है और इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। हाँ जी, फिर देखिए आपके पास में क्या है? वैल्यूएशन ऑफ, ये फिर क्या उसी का पॉइंट है, वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नॉट बीइंग एन इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी। यानी इक्विटी शेयर्स नहीं है। अगर इक्विटी शेयर्स नहीं है, लिस्टेड नहीं है, तो द फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ जी, तो क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू। तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी, और ये फेयर मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? फेयर मार्केट वैल्यू डिसाइड करेगा, डिटरमाइंड बाय मर्चेंट बैंकर। यानी यहाँ पे सिंपल सा ये सोचें कि अगर लिस्टेड सिक्योरिटी नहीं है, तो उसके अलावा यदि लिस्टेड सिक्योरिटी नहीं है, वैसा लिस्टेड सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर कोई भी सिक्योरिटी क्या है? उसकी वैल्यू किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी? वैल्यू डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर। चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, भैया, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, ये सब एक ही है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट है तो अलग अलग पॉइंट में डिस्कस करना पड़ता है, लेकिन कंक्लूजन इनका एक यही है। समझ में आ गया? चल, फिर लास्ट ये समझ में आ गया, तो इसको मैं समअप करता हूं। तो यदि मैंने सपोज कीजिएगा, यदि मुझे कंपनी ने अपने शेयर्स अलॉट किए हैं या फ्री में शेयर्स अलॉट किए हैं, अगर वो लिस्टेड है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है? ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस। अब कौन सी ओपनिंग कौन सी क्लोजिंग लेनी है ये आपको पता है। एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में यदि लिस्टेड है तो कौन से स्टॉक एक्सचेंज का लेना है ये आपको पता है, जहाँ पर हाईएस्ट ट्रेड हुआ है। समझ में आ गई बात? अच्छा, उस दिन मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जिस दिन की क्या है ट्रेडिंग नहीं हुई, तो बेटा जी उससे जस्ट क्लोजेस्ट डेट देख लीजिएगा जिस दिन ट्रेडिंग हुई, और वहां की क्लोजिंग रेट लेनी है। वहां की कौन सी रेट लेनी है? क्लोजिंग रेट लेनी है मेरे दोस्त। समझ में आया चीज? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आया। गुड। चलिए, इसके अलावा कोई भी सिक्योरिटी है तो मर्चेंट बैंकर एक वैल्यूअर है, वैल्यूएशन ऑफिसर है, वह डिसाइड करेगा कौन है क्या है। हमें इस पर नहीं जाना, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ होगा। होप यू अंडरस्टूड। चलेगा, अब बात करते हैं कौन सी कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं हम। ये
परक्विजिट्स में हम पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल की कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वह पॉइंट है हमारा कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड। कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड, यह एक ऐसा फंड है जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए काम में आता है और इसके अंदर, और जब इसमें से जब एम्प्लॉय क्या होता है, जब एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा होता है तो वो इसका पैसा यूज करता है, इसमें से पैसा निकाल सकता है। इसमें और भी बहुत चीजें हैं, मैंने आपको बहुत बेसिक बताया है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर पैसे जमा कराता है किसके बेनिफिट के लिए? एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए। तो बेटा जी जितना पैसा उसने जमा कराया, जितना पैसा किसने? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जमा करवाया। तो आप यह देखें कितना पैसा जमा करवाया। अगर 1.5 लाख तक का अमाउंट है, हालांकि ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे। अगर 1.5 लाख तक का अमाउंट है तब तो क्या होगा? वह एग्जेम्प्ट होगा। और अमाउंट एक्सीड करता है 1.5 लाख से, अगर अमाउंट क्या करता है? एक्सीड करता है 1.5 लाख से, तब क्या होगा? वह टैक्सेबल होगा। आइए पढ़ लेते हैं एक बार। द अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर in respect of the SSC to the extent it exceed rupees 1,50,000 shall be taxable perquisites। सपोज कीजिए उसने कितना कंट्रीब्यूट किया? 1.70 लाख किया, 1.7 लाख किया, तो इसमें से एग्जेम्प्ट कितना है? 1.5 लाख एग्जेम्प्ट है, 1.5 लाख एग्जेम्प्ट। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? दैट इज टैक्सेबल हो जाएगा 20,000 टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखिए दोस्त बेटा जी, हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, यहाँ पे हमारी यह कैटेगरी समाप्त होती है। बधाई हो आप सबको, आपने थर्ड कैटेगरी ऑफ परक्विजिट्स को समाप्त कर लिया, उसको समझ लिया, उसको आत्मसात कर लिया। अब उसको दिमाग में रखने का जिम्मा आपका, क्योंकि मैं अगेन कह दूं यह लाइव क्लास नहीं है जिसमें आपको सारा वापस करवा दूं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को मैं जज कर लूं किसमें कितना समझ में आया है। एक क्रॉस क्वेश्चन होता है, एक उसका फ्लो अलग रहता है, लेकिन अभी हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में जो टाइम है, हमारे पास में जो चीज अवेलेबल है उसको आप एंजॉय करें। तो इस पे आपका दायित्व बढ़ जाता है, आप बेटा घर पे पूरा इसका रिवीजन करें। तो आज जो हमने डिस्कस किया, आज जो भी हमने डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया हमने शुरुआत की थी, किससे शुरुआत की थी बेटा जी? हमने शुरुआत की थी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी से। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अगर ऑफिस पर्पस के लिए है तो एग्जेम्प्ट है, और उसके अलावा क्या है? फुल्ली टैक्सेबल है। और उसके बाद क्लब की बात की थी, तो क्लब में हमने देखा था कि क्लब में भी हमने क्या देखा कि अगर बिजनेस पर्पस के लिए है तो एग्जेम्प्ट है, बाकी के लिए है तो टैक्सेबल है। वही तकिया कलाम भी इसमें यूज किया था। और फिर हमने देखा हेल्थ क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, जो सारे एम्प्लॉयज को एक साथ में मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर क्लब की मेंबरशिप किसके नाम से है? एम्प्लॉयर के नाम से है, तो वो एम्प्लॉयर के नाम से जो क्लब की मेंबरशिप है बेटा, वह क्या हो जाएगा? वह एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबिलिटी नहीं रहेगा। होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद में हमने क्या देखा? उसके बाद में हॉलीडे होम देखा, हॉलीडे फैसिलिटी। हाय हॉलीडे फैसिलिटी, हम घूमने जा रहे हैं, और सर इस क्वारंटाइन टाइम में घूमने की बात कर रहे हो, और बेटा बाद में तो जाएंगे ना। ये माहौल क्या एक साथ में ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं, ये दिन भी नहीं रहेंगे, वापस नॉर्मल आएंगे, हम और आप क्लास में मिलेंगे और बाहर घूमने भी जाएंगे। तो दोस्त ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो सारी बात हमने देखी। उसके बाद में हमने क्या देखा कि भैया वहां घूमने जाएंगे तो खाना पीना होगा या नहीं होगा, खाने पीने की सारी बातें देखी। सर टी स्नैक्स ही ठीक है, हम तो इसके नाम से ही खाएंगे, आप इस टी स्नैक्स में हमें छोला भटूरा खिला देना, हम भरपेट खा लेंगे, वो फ्री है। क्यों? क्योंकि वह क्या है? एग्जेम्प्ट है, फ्री है। ये हमने देखा। फिर हमने देखा कुछ फूड फैसिलिटी का चार्ट हमने देख लिया था, और उसके बाद में हमने बात किया था इक्विटी शेयर्स का। फ्री में शेयर्स आ रहे हैं, लिस्टेड भी हो सकते हैं और अनलिस्टेड भी हो सकते हैं। तो लिस्टेड हो सकते हैं तो उसके लिए क्या करना है? एक जगह लिस्टेड हो सकते हैं, एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकते हैं। ये सारी बातें हमने देखी। होप यू अंडरस्टूड। और लास्ट में हमने देखा कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड 1,50,000 से ज्यादा टैक्सेबल, 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो जितना ज्यादा है उतना क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।